नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। क्या पत्थर फेंकने वाले हुड़दंगी किसी के हीरो हो सकते हैं? क्या जान लेने वाले आतंकवादी किसी के हीरो हो सकते हैं? खबरदार में आज हम विश्लेषण की शुरुआत इन्हीं तीखे सवालों के साथ करेंगे, क्योंकि लोगों का हीरो कौन हो यह खुद लोगों को तय करना होता है। हम आपको सबसे पहले जम्मू कश्मीर से आई वो 3 वीडियो दिखाते हैं जो पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। पहला वीडियो एनआईटी श्रीनगर के उन छात्रों का है जिनको तिरंगा फहराने पर लाठियों से पीटा गया, लेकिन एनआईटी से 8 किलोमीटर दूर तस्वीर बदल जाती है। दूसरा वीडियो आज श्रीनगर में जामा मस्जिद के पास का है। इसमें हुड़दंगी पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थर चला रहे हैं। ये उपद्रवी पाकिस्तान का झंडा सीने से लगाकर सबको चिढ़ा रहे हैं या आईसिस के झंडे लहरा रहे हैं। तीसरा वीडियो हमारे पास शोपियां से आया है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी वसीम अहमद मल्ला के जनाजे में हजारों लोग इकट्ठा हुए। यह बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर है कि किस तरह से कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देने वाली सोच को पाला पोसा जा रहा है। ये कश्मीर तय करे उसका हीरो कौन हो, तिरंगा लहराने वाले छात्र, पत्थर फेंकने वाले हुड़दंगी या जान लेने वाले आतंकवादी। हमने आपको जो 3 वीडियो दिखाए हैं उनमें सबसे चिंताजनक वीडियो शोपियां का है, जहां एक आतंकवादी के जनाजे में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 बड़े आतंकवादियों को मार गिराया था। इन 2 आतंकवादियों में एक नसीर अहमद पंडित था और दूसरे आतंकवादी का नाम वसीम अहमद मुल्ला था। ये दोनों आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी के खास थे। 21 साल के वानी को कश्मीर में आतंकवाद की नई टीम का कैप्टन माना जाता है, जो सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर के युवाओं को गुमराह करता है। पुलवामा में आतंकवादी नसीर अहमद को लोगों ने 21 गोलियों की सलामी दी, तो शोपियां में आतंकवादी वसीम मुल्ला के जनाजे में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। हालत यह है कि जब पुलिस आतंकवादी नसीर अहमद के शव को लेकर उसके गांव जा रही थी, तो लोगों ने उसकी लाश को छीनकर पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। पुलवामा और शोपियां कश्मीर घाटी के दक्षिण इलाके में है और दक्षिण कश्मीर में पिछले 1 वर्ष में करीब करीब ऐसा ट्रेंड बना दिया गया है कि जब भी कोई आतंकवादी मारा जाता है, उसके जनाजे में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यह कश्मीर के लोगों में नफरत भरने और आतंकवाद की सोच को बढ़ावा देने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस सोच पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों को वैचारिक हथौड़ा चलाना होगा। देश के नायक देश को रास्ता दिखाते हैं, वो हिंसा और जान लेने की बात नहीं करते। कश्मीर में ऐसे हालात के बीच अगर उन छात्रों पर कार्रवाई होती है जो देश की बात करते हैं, तो यह पूरे देश के लिए बहुत पीड़ा वाली बात है। एनआईटी श्रीनगर में दूसरे राज्यों के छात्रों की मुश्किलों का अंत नहीं हो रहा है। छात्रों के साथ उनके परिवार वाले भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। आज जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की एनआईटी के छात्रों से एक मीटिंग हुई है। अब यह पूरा मामला किस मोड़ पर पहुंच गया है, इसका विश्लेषण भी जरूरी है। पुलिस की लाठियां एनआईटी श्रीनगर के छात्रों पर चली, लेकिन दर्द पूरे देश को हो रहा है। सोचिए इन छात्रों के माता पिता पर क्या बीत रही होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं सिर्फ ये आवाज सिर्फ आपके लिए है। पार्लियामेंट में कहा था, जब वो एक लड़का शेड्यूल कास्ट मर गया था, हम माँ हैं और माँ रोती है जब उसके बच्चे पे प्रहार होता है। आज माँ कहाँ है वो? मैं उस माँ को ललकार रही हूँ, उस माँ को बुला रही हूँ। एक भी बच्चा उसको कुछ हो गया ना, आप एक माँ होने के नाते उस बच्चे को भर नहीं पाएंगी। ये उनकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं जाकर। गुंडे थोड़े बनाने हैं हमने उन्हें पढ़ाने के लिए भेजा हुआ है जाकर। हमें ये डर लगता है हमारे बच्चों से कहीं कुछ और ना हो जाए जो हम बर्दाश्त न कर पाए, इसलिए हम चाहते हैं हमारे बच्चों को सही सुरक्षा, जो भी ठीक ठाक सब कुछ करें। इस दर्द और गुस्से का क्या जवाब है सिस्टम के पास, जिसने लाठियों के जोर पर एनआईटी के छात्रों की आवाज बंद करने की कोशिश की। अपने ही देश में और अपने ही कॉलेज में छात्र बंधक बनकर रह गए हैं। इन छात्रों को इंसाफ कौन दिलाएगा? We are not against the locals. We are really not against them. All we want is justice for our friends that were beaten brutally by the police. सर, हमें इस कॉलेज में मंदिर ना बनाना है, ना मस्जिद तोड़वाना है। हमें बस जस्टिस चाहिए जो हमारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, एंड डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल और रिलीजियस इशू। एनआईटी श्रीनगर में बाहरी छात्रों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। कैंपस के अंदर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है।
2-2 छात्रों पर 1-1 सीआरपीएफ का जवान लगा है। 20 से ज्यादा छात्रों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, यानी छात्रों को ही कसूरवार मान लिया गया है। स्टूडेंट्स के ऊपर जो एफआईआर लगाया गया है, जो इनोसेंट स्टूडेंट है, वो वापस लिया जाना चाहिए और एफआईआर उन तत्वों के खिलाफ लगाया जाना चाहिए जिन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे कैंपस के अंदर लगाए, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे फहराए। We have been given to understand by the state government that it would take to task all those who've been responsible for having caused violence against students, which we believe was unwarranted. An inquiry, I believe, has been instituted. लेकिन छात्रों की बात कौन सुनेगा? क्या उन्हें अपनी बात भी रखने का अधिकार नहीं? वो मीडिया से बात करना चाहते हैं, उन्हें बात नहीं करने दी जा रही। वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। आज डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने एनआईटी के छात्रों के साथ मीटिंग की। एनआईटी श्रीनगर के छात्र उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई चाहते हैं जिन्होंने उन पर लाठियां चलाई और हॉस्टल में घुस कर मारा। इसके अलावा कैंपस के अंदर उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं। राज्य सरकार एनआईटी श्रीनगर में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच हुई घटनाओं की न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपनी ये रिपोर्ट 15 दिन में देनी है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस का भी अपना पक्ष आया है कि वो छात्रों में बाहरी और स्थानीय का भेदभाव नहीं करती और उसे किसी से राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। अशरफ मानी, श्रीनगर, आज तक। कल हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान पठानकोट हमले की जिम्मेदारी से भागने के लिए एक पतली गली तलाश रहा है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान इसी का संकेत था। सवाल यह है कि क्या भारत सरकार इतनी आसानी से पाकिस्तान को पठानकोट की जिम्मेदारी से भागने देगी? क्योंकि पठानकोट हमले के मामले में भारत सरकार ने बहुत कुछ दांव पर लगा रखा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ने अपना असली रंग फिर से दिखा दिया तो भारत सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पठानकोट हमले के मामले में किस तरह से भारत सरकार चिंता में है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्यों डबल गेम खेल रहा है। This whole investigation is not about the question of reciprocity in my view. It is more about extending cooperation or our two countries cooperating with each other to get to the bottom of the incident. क्या पाकिस्तान पठानकोट हमले की जांच से पलट जाएगा? क्या एनआईए की टीम ठीक उसी तरह से जांच के लिए पाकिस्तान नहीं जा पाएगी जिस तरह से पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भारत में जांच करने के लिए आई थी? ये सवाल देश में उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पठानकोट पर पाकिस्तान के मन की बात कह दी है? पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर इंडिया में है, उन्होंने जो कहा वो गलत कहा है और उससे दोनों देशों के बीच में संबंध है, उसमें कोई मदद नहीं मिलेगा। इसलिए इस तरह का बातें नहीं करना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच में संबंध में कोई गड़बड़ी हो। इसलिए सोच समझ करके कहना चाहिए। अब्दुल बासित के बयान के बाद भारत सरकार में हलचल मचना स्वाभाविक था। विदेश मंत्रालय ने कल ही तुरंत बैठक कर बयान जारी कर दिया कि बासित गलत कह रहे हैं। जांच की शर्तें 26 मार्च को ही तय हो गई थी, जिसमें कानून के दायरे में एक दूसरे के यहाँ जांच करने की सहमति थी। पाकिस्तान ने भी इसका आधिकारिक खंडन नहीं किया। फिर सवाल यह है कि अब्दुल बासित किसके कहने पर बयान दे रहे थे? हम लोग तो पहले से सोचते थे कि दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये डब्बू सरकार, कठपुतली सरकार बदल जाएगी। ये तो हमें पता था। अब तो मेरी राय है कि जिस भाषा में हाई कमिश्नर ने बोला, इस कारण से उसको घर भेज दो और अपनी हाई कमिश्नर यहाँ बुला लो। भारत सरकार के लिए बेहद मुश्किल वक्त है, क्योंकि अगर पठानकोट पर पाकिस्तान पीछे हटा तो भारत को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। इसी वजह से पिछले 24 घंटे से भारत सरकार की मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनएसए अजीत डोभाल और आईबी चीफ की एक बड़ी मीटिंग हुई है। सरकार विपक्ष के भी निशाने पर है। मैं समझता हूँ ये इस सरकार का, मोदी सरकार का एक बहुत ही गंभीर घोर असफलता है, फेलियर है
और इसको छुपाने के लिए 56 इंच के छाती की बात करना, इसको छुपाने के लिए राष्ट्रवाद की बात करना, उससे कुछ हल नहीं होने वाला। सभी प्रयासों पर पानी फिर चुका है। अब समय है जब पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्री को, समूचे विपक्ष को विश्वास में लेकर के नई रणनीति तैयार करनी चाहिए। लेकिन इस राजनीति के बीच भारत सरकार पाकिस्तान को बचकर निकलने का मौका देना नहीं चाहती। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर और उसके भाई राउफ अजहर के खिलाफ स्पेशल NIA कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। इसके अलावा मसूद के साथी काशिफ जान और शाहिद लतीफ के खिलाफ भी वारंट जारी हो गया। इन चारों को भारतीय जांच एजेंसियां पठानकोट के हमलावरों के हैंडलर्स मानती हैं। यही नहीं, भारत ने मसूद अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगवाने की नई तैयारी कर ली है। इसको लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र को नए सबूत देगा, जिसमें मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की आतंकी गतिविधियां और उसकी फंडिंग से जुड़ी जानकारी होगी। पाकिस्तान भले ही अपने चिरपरिचित अंदाज में पठानकोट एयरबेस मामले को लेकर भारत द्वारा दिए गए सबूतों को लेकर आनाकानी कर रहा हो, पर भारत ने जो सबूत पाकिस्तान को अब तक सौंपे हैं वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मान्य हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान भारत के दिए गए सबूतों को लेकर डर रहा है कि उसकी पोल कहीं खुल न जाए? दिल्ली से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। मसूद अजहर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का मतलब यही है कि भारत मसूद अजहर को ही पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मानता है, और अगर पाकिस्तान मसूद अजहर का बचाव करेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। अब्दुल बासित के बयान से ये संकेत मिले हैं कि पठानकोट हमले के मामले में पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान इस मामले में किस तरह से फंसा है, इसे समझिए। सूत्रों के मुताबिक भारत के पास पठानकोट हमले में पुख्ता फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। ये ऐसे सबूत हैं जिनसे पाकिस्तान किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकता है। इन सबूतों में मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ और हमलावरों के हैंडलर कासिफ जान की बातचीत है। भारत ने पाकिस्तान की JIT को 4 हमलावर आतंकियों के नाम और पते की लिस्ट भी दी थी। पाकिस्तान की JIT ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि ये आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। भारत ने पाकिस्तान की JIT को 17 पन्नों का रोड मैप दिया है कि अब जांच कैसे आगे बढ़ेगी। इन्हीं सबूतों की वजह से पाकिस्तान अब डर रहा है। पठानकोट पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जिनमें से 2 आतंकवादी पाकिस्तान के सिंध और 2 आतंकवादी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के। भारत ने पाकिस्तान की JIT टीम को इन आतंकवादियों के DNA सैंपल दिए हैं ताकि वो इन DNA सैंपल का मिलान कर सके। इस पूरे मामले में पाकिस्तान क्यों डबल गेम खेल रहा है, इसे समझने की भी जरूरत है। इसके पीछे पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति एक बड़ी वजह है। भारत से बातचीत को लेकर नवाज शरीफ की सरकार पहले से बहुत दबाव में है। पनामा लीक्स में नवाज शरीफ के परिवार का नाम आने से सरकार और कमजोर हुई। पेशावर, कराची और फिर लाहौर में आतंकी हमलों की वजह से आर्मी भी दबाव में है। पाकिस्तानी आर्मी के आतंकवाद के खिलाफ ज़रबे अज़्ब अभियान पर सवाल उठे हैं। पाकिस्तानी आर्मी से ध्यान भटकाने के लिए भारत के कथित जासूस का मामला उठाया। कथित रॉ एजेंट कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करके पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि जाधव को ईरान से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया और जाधव से जबरन बयान दिलवाया गया, जबकि भारत सरकार का उससे कोई संबंध नहीं है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान साफ बहाने बनाते हुए दिख रहा है। अमेरिका और चीन भी डबल गेम खेल रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान और हथियार बेच रहा है। चीन पाकिस्तान के प्रिय आतंकवादी मसूद अजहर को बचा रहा है। यह भारत के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा का वक्त है। असल में पाकिस्तान की हालत क्या है और उसका असली चरित्र क्या है, यह आपको हमारी अगली खबर से समझ में आ जाएगा। मसूद अजहर के अलावा पाकिस्तान का एक और प्रिय आतंकवादी है हाफिज सईद। मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद आजकल पाकिस्तान में इंसाफ बांट रहा है। उसने पाकिस्तान में शरिया कोर्ट बनाई है और पाकिस्तान का सिस्टम चुपचाप इसे देख रहा है। यही चलता रहा तो एक दिन पाकिस्तान आतंकवादी हाफिज सईद को अपना चीफ जस्टिस न बना दे। पाकिस्तान की हुकूमत इसका नोटिस ले। इस्लाम दुनिया में सबसे बड़ी हुकूमत बनकर ये बगावत नहीं है,
ये आजादी की तहरीक है। आतंक की क्लास चलाने वाला जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद अब काजी की हैसियत में है, यानी जिसका दामन खुद दागदार हो वो अब दूसरों के साथ न्याय करेगा। पाकिस्तान के लाहौर में तालिबान के तर्ज पर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की अगुवाई वाले संगठन जमात-उद-दावा ने लोगों को न्याय देने के लिए शरिया अदालत का गठन किया है। इसमें एक काजी जज की भूमिका में होगा, जिससे शिकायतों की सुनवाई में खादिम सहयोग करेंगे। सबसे दिलचस्प ये है कि फरियादी हाफिज सईद को शिकायत करेगा, जिसे वो काजी के पास भेजेगा। इसके बाद जिस पर मुकदमा किया गया है उसे शरिया अदालत से समन जारी पर बाकायदा जमात-उद-दावा की मुहर लगी होगी। अदालत के समन पर न आने पर शरिया अदालत के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड रहा है, जिसने आतंक की खेप भेजने में कोई गुरेज नहीं की है, वो शख्स अब न्याय करेगा। ये सुनकर हैरानी होती होगी, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या पाकिस्तान में तालिबान की तर्ज पर अब न्यायिक व्यवस्था काम कर रही है? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था के समानांतर आतंकी हाफिज सईद शरिया अदालत के नाम पर खुद निजी व्यवस्था चलाने पर आमादा है। अब इसका पाकिस्तान के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। वकीलों ने न सिर्फ शरिया अदालत को गैर कानूनी करार दिया, बल्कि उसके समन जारी करने का भी कड़ा विरोध किया है। किसी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी को जो है वो पर्या पंचायत में आने या फैसला तस्लीम करने का जो है वो के लिए मजबूर करे। अब ये बात सामने आई है, आप ये देखेंगे इसको आने वाले 24 घंटों में हम इसको इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन लोगों को दोबारा कभी किसी को इस किस्म की धमकी दे। उधर जमात-उद-दावा ने शरिया अदालत पर सफाई दी। दलील ये कि वो सिर्फ छोटे मामलों को दोनों पक्षों की सहमति से सुलझाया करेगी। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि ये मामले इस्लामी कानून की रोशनी में सुलझाए जाएंगे। तो सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में ये तालिबानी कानून की तरफ बढ़ता पहला कदम है? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एक आतंकी संगठन को कैसे शरिया अदालत गठन करने की इजाजत दी गई है। आज तक ब्यूरो। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हम अभी भारत की बात करते हैं और देशभक्ति की एक खबर से आपको खबरदार करते हैं। देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान, ये दोनों ही भावनाएं किसी के मन में जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती, ये बात सब मानते हैं। लेकिन हालिया घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाली सोच को कुचलने के लिए नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी सरकारी विभागों, मंत्रालयों और राज्यों को भेजी गई चिट्ठी में लिखा गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों से राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की कई शिकायतें मिल रही हैं। राष्ट्रीय गान से जुड़े सभी नियमों और आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाए तो दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य है। हालांकि फिल्म में राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों का खड़ा होना जरूरी नहीं है। जो लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सवाल यह है कि राष्ट्रीय गान और तिरंगे के सम्मान पर ऐसी मुसीबतें आजकल क्यों पड़ रही हैं और कौन सी पड़ रही हैं कि सरकार को इस तरह के आदेश देने पड़ रहे हैं। यह बेहद गंभीर सवाल है, जिसका जवाब हर देशभक्त नागरिक के दिल में तीर की तरह चुभ जाएगा। हिंदुस्तान की आन बान शान है तिरंगा। हिंदुस्तान की पहचान है तिरंगा। तिरंगे का सम्मान हर हिंदुस्तानी का सम्मान है। लेकिन दुख है इस बात का कि हिंदुस्तान में ही तिरंगे पर घमासान मचा। इसकी शुरुआत हुई जेएनयू कैंपस से। आतंकी अफजल गुरु का शहीदी दिवस मनाने से विवाद शुरू हुआ तो तिरंगे के अपमान तक पहुंच गए। अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे। बात बढ़ी तो सरकार को तिरंगे के सम्मान के लिए आगे आना पड़ा। फैसला हुआ कि अब देश की हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में
रोजाना तिरंगा फहराया जाएगा। इस आदेश का पालन करने वाली यूनिवर्सिटी बना जेएनयू। देश में तिरंगा फहराने की बहस का मुद्दा थोड़ा नरम पड़ा तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने राष्ट्रीय गान को निशाना बना लिया। कहने लगे कि मदरसों में राष्ट्रीय गान नहीं गाया जा सकता, ये शरीयत के खिलाफ है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ खुदा की पूजा करता है, उसकी इबादत करता है, किसी दूसरी चीज़ की इबादत नहीं कर सकता। जो मूरत बनाकर हिंदुस्तान की पेश की जा रही है उसकी जेल नहीं बोली जा सकती। राष्ट्रगान पर बहस चल रही थी कि श्रीनगर एनआईटी में देश विरोधी माहौल पैदा हो गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार का जश्न मनाते छात्रों के एक ग्रुप ने खुलेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए, खूब लहराए, पाकिस्तान के प्रति अपने प्रेम का इजहार भी किया। इस विरोध में जब गैर कश्मीरी छात्रों ने कॉलेज कैंपस में तिरंगा फहराने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ खदेड़ कर पीटा। इससे संदेश गया कि कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तानी झंडा फहराने की छूट है। यह हर देशभक्त भारतीय का दिल दुखाने वाली बात है। भारत माता की जय पर जंग की चिंगारी तो अभी भी सुलग रही है, लेकिन भारत माता किसी धर्म विशेष से ताल्लुक नहीं रखती। इन सब घटनाओं ने देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आखिरकार केंद्र सरकार को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने पड़े। लेकिन विपक्ष को इस पर भी एतराज है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से कुछ दिनों तक परे रही है। ये कानून पहले ही से राष्ट्रध्वज हो, नेशनल एम्बलम हो, इस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा रही है और एक पूरा कानून इसके लिए बना हुआ है। मैं समझ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के मुद्दे हैं उन पर अगर कुछ सर्कुलर निकालते तो बेहतर होते। 10 राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है, तमाम नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ये जो समस्याएं इस देश की है इनसे भटकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सही बात है कि जब देश में कम से कम 9 राज्य सूखे की चपेट में हों तो सरकार को कड़े और बड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन ये बात भी तो सच है कि जब देश में देशद्रोह की गर्म हवा चल रही हो तो सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। आज तक ब्यूरो। देश के एक तबके की सोच में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान में आती कमी का हवाला देकर केंद्र सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े नियम और कानून क्या हैं? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक राष्ट्रगान को तोड़ मरोड़ कर नहीं गाया जा सकता। किसी शख्स को राष्ट्रगान गाने से रोका नहीं जा सकता। राष्ट्रगान के दौरान व्यवधान पैदा करना कानूनी अपराध होता है। ऐसा करने वाले को दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए भी कानून में कई प्रावधान हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक तिरंगे को जानबूझकर जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। तिरंगे को पानी में नहीं डुबोया जाएगा, न ही किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। शहीदों के अंतिम संस्कार के अलावा राष्ट्रीय ध्वज को कमर के नीचे ओढ़ा या लपेटा नहीं जा सकता। तिरंगे को रुमाल या कुशन बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तिरंगे से किसी मूर्ति को ढका नहीं जा सकता है। अगर खुले में तिरंगा फहराया जा रहा है तो हमेशा सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए, सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए, चाहे मौसम की स्थिति कैसी भी। जब तिरंगा क्षतिग्रस्त है या मैला हो जाए तो उसे गंगा में विसर्जित या उचित सम्मान के साथ जमीन में दफना देना चाहिए। भारतीय सम्मान के प्रतीक तिरंगे और राष्ट्रगान के प्रति वैसे तो हर भारतीय के मन में खुद से ही सम्मान की भावना होनी चाहिए, लेकिन तिरंगे के अपमान पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में सजा का प्रावधान भी है, जिसके मुताबिक तिरंगे की शान में गुस्ताखी करने के दोषी को 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। भारत की तरह दुनिया के ज्यादातर देशों में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कानूनन अपराध होता है। अमेरिका में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
चीन में ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान में भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले को 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है और जर्मनी में भी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को ठेस पहुंचाने के दोषी को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि दुनिया के कई देशों में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना जुर्म नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना गैर कानूनी नहीं है। कनाडा में भी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर कोई कानून नहीं है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में भी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जुड़ा कोई कानून नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इन देशों में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि शायद इन देशों में राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करवाने के लिए किसी कानून की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि पहले ही कहा, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कानून के डर से नहीं बल्कि मन से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय तिरंगे से जुड़ी ये जानकारियां शायद आपको अब तक पता नहीं होंगी। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के मुताबिक अब देश का हर नागरिक किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकता है। तो अगर आप चाहें तो तिरंगा फहराकर उसको सम्मान दे सकते हैं। उम्मीद है कि आप ऐसा अपने दिल से करेंगे, किसी डर से नहीं, किसी कानून की वजह से नहीं। वक्त तो चला है एक ब्रेक। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.